तो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हक आपका। और आज हम विश्वास सीरीज का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। वीडियो आपकी डेली अपलोड हो रही है सही 5 बजे। अब भी कोई आपका यदि सजेशन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। के सजेशन का मोस्ट वेलकम है। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, हक आप। टेलीग्राम पर आपको इसी नाम से मिलेगा, हक आपका। और यहाँ पर जितने भी नोट्स होंगे थंबनेल के साथ आपको वहाँ पर लोड किए जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मीन्स वो क्वेश्चन का संग्रह हमने किया हुआ है जो या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों को ही हमने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि इस बार आपका सपना साकार जरूर करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका वक्र अंग्रेजी अक्षर यू आकृति का नहीं होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका अक्षर वी की आकृति वाला नहीं बनेगा, मतलब जो वी शेप में नहीं बनता है। विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज नॉट यू शेप कर्व? यू शेप कर्व किसका नहीं होता है? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट, या ऑल ऑफ दी अबाउ, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर पहले हम इसके वर्क को देख लेते हैं। ये अगर हम इसका वर्क बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं हम। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। पहली बात तो आप यहाँ देखेंगे, अब अगर हम सभी का ग्राफ बनाए, देखिए इस पर तो ले लेते हैं हम अपना कॉस्ट, यहाँ तो शो करेंगे हम कॉस्ट, और इधर शो करेंगे हम अपना क्वांटिटी। ठीक है, इस पे शो करेंगे क्वांटिटी को। अब यदि हम बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ, मार्जिनल कॉस्ट का। और यदि एवरेज कॉस्ट का बनाए तो उसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, एवरेज कॉस्ट का, इस तरह से। ठीक है, और यदि बनाए हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और यदि हम बनाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट का बनाते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का हमारा जो वो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, एवरेज एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब आप देखेंगे ये तो नीचे गिरता ही जा रहा है, थोड़ा इसको और सही बना देता हूँ। देखिए इसका जो ग्राफ होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा क्यों होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का मीन समझिए आप। देखिए अगर फिक्स कॉस्ट है आपकी, मान लेते हैं आप 200 यूनिट बना रहे हैं, या और इजी कर लेते हैं 100 कहते हैं। 100 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और 100 यूनिट पर आपकी 1000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल फिक्स कॉस्ट वो है आपकी 1000 रुपए। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 1000 रुपए। अब आप देखेंगे कि एक यूनिट पर कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, एवरेज क्या है, तो आप देखेंगे 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए जो आ रही है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब यदि आप यूनिट बढ़ा देते हैं, अगर यूनिट आप बढ़ा देते हैं तो यूनिट बढ़ने से क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी 1000, और यूनिट आपकी अगर 2000 प्रोड्यूस हो रही है, आप इसको इसको डिवाइड करेंगे तो अब क्या आएगा आपका? अब आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका 5, तो रुपीज कितना आ रहा है? 5। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, तो जितनी भी ये कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सभी क्या है? बढ़ती जाती ये सभी क्या है? बढ़ती जाती हैं। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपकी 1400 हो जाती, हम्म, और आप इसको डिवाइड करते 200 यूनिट से तो कितनी आती? अब आती है आपकी 7। तो आप देखेंगे कि देखिए पहले तो एक एक चीज पर कॉस्ट आ रही थी 10 रुपए, अब आ रही है 7 रुपए, तो इसका मीन्स क्या हुआ? कॉस्ट तो ये कम हो गई।
तो टोटल बढ़ेगी तो सही, एवरेज फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो सही, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो बढ़ेगी, लेकिन एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट तो बढ़ती है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं है। देखिए पहले एवरेज क्या था 10, अब एवरेज कितना है 7, लेकिन पहले टोटल कितनी थी, पहले टोटल कॉस्ट थी 1000, अब कितनी है 14, 1400 रुपये, 400 बढ़ गई। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है ये प्रोडक्शन के साथ साथ नहीं बढ़ती है। एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं और इजी हो जाएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, दोबारा देखेंगे। मान लेते हैं इस बार आपने 100 यूनिट बनाई, मान लेते हैं आपने 100 यूनिट बढ़ाई, और 100 यूनिट आपके बढ़ाने से क्या हुआ, 100 यूनिट बनाने से आपकी कॉस्ट 1000 रुपये आई। ठीक है, 1000 रुपये कॉस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। मैं बात कर रहा हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट की, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आई 1000। लेकिन अगर एवरेज निकालें तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट कितनी बनाई थी आपने 100। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका ₹10। ठीक है, ₹10 आया। अब एक बात बताइए आप, यदि अब की बार आप यूनिट बढ़ा देते हैं और आपने 300 यूनिट बनाई, अब की बार आपने 300 यूनिट बनाई और टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर आई वो आपकी 1500 रुपये आई। अब आप कहेंगे कि देखिए जी, जैसे हमारी यूनिट बढ़ती हैं, ये यूनिट पहले 100 थी, अब यूनिट कितनी हो गई 300 हो गई। तो इसी तरह से आप देखेंगे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट क्या थी 1000, अब कितनी होगी 1500। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो बढ़ गई, यूनिट बढ़ने से टोटल फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई। लेकिन अगर एवरेज निकालें तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो ₹5। अब आप देखेंगे जो एवरेज फिक्स कॉस्ट थी वो पहले 10 थी, पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी 10, अब कितनी आ रही है 5। इसका मतलब ये घटती जाती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती जाती है। और हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी आंसर करेक्ट होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट इसलिए वी यू आकृति का नहीं बनेगा, क्योंकि ये घटने के बाद बढ़ता नहीं है, ये तो बस घटता ही जाता है। ठीक है, आई होप आंसर आपको समझ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन सेकंड इज, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। मूल लागत 16,000 है और सामग्री श्रम का 60% है। जो सामग्री है यहाँ पर मीन्स मटेरियल, जो मटेरियल है, देखिए प्राइम कॉस्ट कितनी है 16,000, ये तो होगी आपकी प्राइम कॉस्ट। और मटेरियल कह रहा है कि वो 60% है लेबर का। अब लेबर कितनी है ये पूछा गया है कि लेबर इज, लेबर क्या होगी, मतलब मूल लागत आपको 16,000 दी हुई है और सामग्री जो श्रम का लेबर का 60% है, तो बताइए आज जो श्रम है लेबर है वो क्या होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि श्रम मतलब लेबर क्या होगा, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, देखिए हम लेट कर लेते हैं, माना जो यहाँ पर लेबर है, लेबर मान लेते हैं, मतलब श्रम को मान लेते हैं कि लेबर जो है वो मान लेते हैं एक्स। ठीक, अब यहाँ अगर श्रम की बात करें, लेबर एक्स हो गई। अब मटेरियल कह रहा है कि मटेरियल 60% है लेबर का, तो मटेरियल कितना होगा, अब मटेरियल कितना होगा एक्स का, एक्स का 60%। तो इसको देखते हैं, एक्स का 60% कितना होगा 60/100, तो ये आ जाएगा आपका 60x/100। ठीक है, अब देखते हैं कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब माल बनाने में कितनी कॉस्ट आई, लागत कितनी आई। देखिए लागत में जो मटेरियल लगा, मटेरियल कितना लगा, ये रहा मटेरियल दिया हुआ है यहाँ, ये मटेरियल निकल कर आया है, तो मटेरियल कितना लगा 60x/100। ठीक है, प्लस और इसमें लेबर भी लगी है, लेबर कितनी मानी थी हमने एक्स, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ऐड करने के बाद 160x/100 कैसे आ जाएगा, मैंने एक बस फ्रैक्शन ऐड की है, एक फ्रैक्शन ये एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ये आ जाएगा 160x/100। ठीक है,
अब क्वेश्चन में देखें हम, तो क्वेश्चन में कितनी कॉस्ट दी हुई है 16,000, हमारी कितनी आ रही है 160 और अपॉन 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम अपनी कॉस्ट के बराबर इसको रख देंगे। हम तो कह रहे हैं कॉस्ट है 160 अपॉन 100 एक्स, और इजिकल टू क्वेश्चन में दी हुई है 16,000। तो देखिए एक्स तो यही रहेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16,000, और इनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनका। 100 यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 100 पहुंच जाएगा, और 160 आ जाएगा आपका अपॉन में 160। तो 160 से कट कर देते हैं 160 को 1 टाइम, और 100 की 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000। तो जो इसकी कॉस्ट है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10,000, और एक्स क्या माना था हमने, एक्स माना था हमने लेबर। तो लेबर जो आ गया यहाँ पर, जो लेबर लगी वो लगी है 10,000 रुपए की। पूछा क्या था इसने, लेबर ही पूछा था, कह रहा था लेबर बताओ कितनी होगी, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विदेशी बाजार में किसी माल को घरेलू कीमत से कम पर बेचना, मतलब आप किसी बाजार में अपने यहाँ अपने देश की कीमत से भी कम जाकर बेच रहे हैं। जो अपने एक देश में, माना अपने देश में आप 100 में बेच सकते हैं, लेकिन वहां जाकर आप 80 में बेच रहे हैं, बेचने की परिपाटी। और दूसरी बात और सुनो, विदेशी बाजार में धाक बैठाने के लिए माल को उत्पादन लागत पर दिया जाता है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप अपनी धाक जमाना चाहते हैं। धाक जमाना मतलब आप अपना अधिकार जमाना चाहते हैं मार्केट पर, फॉरेन मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सेंध लगाना कहते हैं, गोंगिंग कहते हैं, या फोरोगिंग कहते हैं, दलाई करना कहते हैं, या डंपिंग राशि पातन कहते हैं, या फोर फिटिंग जब्त करना कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर है इसका आपका सी। सी, तो सी क्या है आपका, डंपिंग, इसको बोलते हैं डंपिंग। जब अपने घरेलू अपनी जो वस्तुएं हैं, माना 100 रुपए की हमारे यहाँ इंडिया में बिक रही है, लेकिन आप उसको नेपाल में जाकर उसको आप नेपाल में 80 रुपए की बेच रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल अपनी धाक जमाना चाहते हैं, आप अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वहां के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे चाइना कर रहा है। चाइना भी तो यही काम करता है, अपनी अपनी चीजों को हमारे यहाँ पर सस्ती बेच देता है, लेकिन वो तो हमसे सस्ती बेचता है। तो सही आंसर क्या था इसका, सी था डंपिंग। तो डंपिंग क्या है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ आपको शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सही नहीं है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पास्ट, देखिए ऑलवेज गलत है यहाँ, कि कंट्रोलिंग ऑलवेज रिलेटेड टू पास्ट एक्शन। कंट्रोलिंग इज मैनेजरल फंक्शन, हाँ जी बिल्कुल, प्रबंधकीय कार्य है, प्रबंध का ही एक कार्य है, ये भी बात सही है। कंट्रोलिंग इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल, जितने भी लेवल होते हैं आपके सभी लेवल, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, जो 3 लेवल्स होते हैं उन सभी पर होती है कंट्रोलिंग, बिल्कुल सही होती है। लेकिन यहाँ जो ये कहा गया है ना कि कंट्रोल इज ऑलवेज रिलेटेड टू पास्ट, ये गलत है, क्योंकि कंट्रोलिंग पास्ट से भी रिलेटेड होता है और प्रेजेंट से भी रिलेटेड होता है। क्योंकि अगर आपने ये सोचा, प्लान किया कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और आपकी जो प्रोड्यूस हुई है वो केवल 80 यूनिट हुई है, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे, आप इन दोनों को मैच करेंगे ना, इन दोनों की कंपेयर करेंगे ना।
इन दोनों की कंपेयर करना। तो आपकी जो प्लान यूनिट है और एक्चुअल यूनिट से आप कंपेयर करें तो उसी को तो आप नियंत्रण या कंट्रोलिंग कहेंगे। तो अगर नियंत्रण की या कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग, ये तो सभी को पता है ही। यह एक संस्था प्रबंध के जो है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये जितने भी, अब इससे क्या बनेगी डेफिनेशन हमारी, इससे डेफिनेशन बनेगी कि वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना। वास्तविक मतलब ये रहा, और इच्छित ये रहा। इच्छा क्या थी? इच्छा था कि 100 यूनिट बनाएंगे। तो इन दोनों को करीब लाना ही हमारा क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। हम इस तरह से कंट्रोल, इस तरह से निगरानी करके चलते हैं ताकि जो हमने सोचा है वो रियल में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी। ये जो है बी कंट्रोलिंग के बारे में सही नहीं कह रहा। ये हमेशा पास्ट एक्शन नहीं होता, ये पास्ट और पूर्व दोनों का ही एक्शन होता है, दोनों को इसमें मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संगामी नियंत्रण उत्पन्न होता है जब कोई क्रिया, संगामी नियंत्रण कॉन्करेंट कंट्रोल कर व्हेन एन एक्टिविटी इज। तो संगामी नियंत्रण कब उत्पन्न होगा? जब कोई क्रिया कंप्लीट, पूरी हो जाती है, या बीइंग प्लान्ड, जब नियोजित की जा रही हो, जब प्लान किया जा रहा हो उस क्रिया के बारे में, या स्टिल गोइंग ऑन, जो अभी चल रही है, अभी पूरी क्रिया नहीं हुई है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपको? पहले देखिए, आप इसको समझिए, क्योंकि समझ के ही आगे भी इसका ऑप्शन देखेंगे, मतलब आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए, संगामी होता है ऐसा कंट्रोल जो साथ साथ चल रहा हो। अगर आपका प्रोडक्शन चलता जा रहा है, प्रोडक्शन होता जा रहा है, यूनिट बनती जा रही है, तो इसके साथ साथ जो आप कंट्रोलिंग करते हैं, तो उसको पूछ रहा है कि संगामी नियंत्रण क्या है? अगर आप साथ साथ कंट्रोल करते चल रहे हैं, काम ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, साथ साथ आप देखते जा रहे हैं, जो सोचा था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसको बोलते हैं संगामी नियंत्रण। तो अगर कार्य पूरा हो गया तो वो कोई कंट्रोलिंग संगामी थोड़ी ना होगी, वो तो फिर लास्ट में कंट्रोल हुआ। लास्ट में आप देखेंगे कि पहला और लास्ट का काम मैच किया है नहीं। या बीइंग प्लान, जो अभी आपने प्लान नहीं किया है, कहने जो बीइंग प्लान, जिसको आप प्लान कर रहे हैं कि इतना काम होगा, उसको कंट्रोल कैसे कर लेंगे जब आपके पास कोई काम है ही नहीं, अभी काम हुआ ही नहीं, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अभी तो आपने प्लान किया है कि हाँ इतना काम हमें करना है। ठीक है, उस काम को तो आप, ऐसा हो सकता है कि जो आपने प्लान किया है उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, प्रमापन कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड उसके लिए बना सकते हैं, लेकिन उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और स्टिल गोइंग ऑन, जो अभी भी चल रही है, जो अभी चलती जा रही है, चलती जा रही है, या उसके लिए होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो देखिए, इसको कहेंगे, जो आपका, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? जो जो स्टिल गोइंग ऑन, जो अब भी चल रही है, तो जो अब भी चल रही है, जो कंप्लीट होगी उसका ध्यान नहीं रखा जा सकता, जो प्लान किया उसका ध्यान नहीं रखा जा सकता। तो जो अब भी चल रही है उसको आप कंट्रोल करते जाएंगे, और उसी को साथ साथ कंट्रोल करें तो उसको बोलते हैं संगामी नियंत्रण। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ऐसा देख लो,
देखिए ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पता नहीं, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ आपका सामना इस क्वेश्चन से होने वाला है। मैस्लो एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज हैं और आपको इस व्यक्तित्व के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इन्होंने आवश्यकताएं का जो मानव की आवश्यकताएं होती हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया था। उनको कैटेगरी में डिवाइड किया था और वो कैटेगरी कितनी थी? वो कैटेगरी 5 थी। अब मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ, इनका पिरामिड दिखाता हूँ आपको। पिरामिड से इसको हम फिर समझते हैं। इस पिरामिड से देखिए, आप इस पिरामिड की हेल्प से समझेंगे कि ये उसने क्या बताया था, ये क्या है। देखिए जो आपके मैस्लो थे, उन्होंने जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनका एक पिरामिड बनाया, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, 1 2 3 3 4 5। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कहते हैं कि मनुष्य की कौन कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले हर मनुष्य अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, जीता है, और इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब ये कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? देखिए एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग और रिप्रोडक्शन, ये सभी की जरूरतें होती हैं। ये तो सभी को चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने इनको कहा कि ये सब क्या है? ये सब बेसिक नीड होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं। तो उन्होंने इनको सबसे पहले स्तर पर, सबसे नीचे वाले स्तर पर इनको रखा है यहाँ पर। ठीक है, मैस्लो ने। दूसरे स्तर पर जो मैस्लो ने रखा, कहा कि जब मनुष्य को एयर, वाटर, फूड मिलना शुरू हो जाता है तो उसको सुरक्षा की जरूरत होती है। कहता भाई अब खाने पीने को सही मिल रहा है, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, भाई इनका भी सुरक्षा होनी चाहिए। भाई देखो जो मुझे मिल रहा था, इतना मुझे मिल रहा था कि मैं रोटी, कपड़ा, मकान चल रहा था, लेकिन अब मुझे क्या है, मुझे सुरक्षा भी चाहिए। मुझे अब सेफ्टी चाहिए कि ऐसा ना हो मेरा एम्प्लॉयमेंट छूट जाए, मेरा काम छूट जाए। तो अब उसको सुरक्षा की आवश्यकताओं की जरूरत होती है। तो सेफ्टी नीड्स दूसरे नंबर पर मेस्लो ने रखी, और तीसरे नंबर पर मेस्लो ने कहा कि जब इंसान को खाना पीना और सुरक्षा दोनों आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है, फिर उसमें प्रेम की अनुभूति होती है, फिर उसको प्रेम की आवश्यकता होती है। फिर वो कहता है भाई पैसा बहुत, कारोबार बहुत, अब चाहिए प्रेम। प्रेम की भी उसको जरूरत होती है। उसको क्या होता है कि जो फैमिली, वो फ्रेंडशिप बनाना शुरू कर देता है, या इंटीमेसी, या फैमिली सेंस ऑफ द कनेक्शन, अब उसके अंदर सब लोगों से जुड़ने की संभावना, जुड़ने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो तीसरे नंबर पर लव एंड बिलोंगिंग की आवश्यकताओं को मैस्लो ने रखा है। और फोर्थ लेवल पर मैस्लो ने कहा कि जब रोटी, कपड़ा, मकान और एम्प्लॉय, कारोबार की सुरक्षा और प्रेम और परिवार मिलने लग जाता है, तो फिर जरूरत होती है उस इंसान को कि मेरे पास सभी कुछ है लेकिन यार सम्मान नहीं, अब मेरी सम्मान भी होना चाहिए। तो सम्मान की आवश्यकता चौथे नंबर पर जो अपने पिरामिड में मैस्लो ने रखी है कि रेस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ या फ्रीडम। अब वो चाहता है कि एक ऐसा स्टेटस होना चाहिए जो मुझे सभी जाने। ठीक है, और उसके बाद जब इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो लास्ट में मनुष्य चाहता है कि भाई अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, मतलब आत्म सिद्धि की तरफ वो बढ़ता है कि भाई सब कुछ कर लिया, अब आत्म सिद्धि होनी चाहिए। तो सबसे जो ऊपर, अब आप देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो नंबर 5 पे जो सबसे ऊपर आवश्यकताएं रखी जाती हैं, वो कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं होती हैं। तो ये फ्योल ने हमारे इस पिरामिड में बताया है। तो आई होप आपको ये पिरामिड पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कहा गया था कि मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार जो उच्चतम स्तर की आवश्यकताएं होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं? सेल्फ इक्वलाइजेशन नीड्स, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं, सेल्फ स्टेटस नीड्स, सोशल नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे ऊपर कौन सी रखी थी उसने? फर्स्ट ए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टाइम लगा इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने सोचा आपको क्यों ना डिटेल की दी जाए, इसमें
क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी कंपटीशन देंगे, ये मेस्लो जरूर आता है। तो मेस्लो के बारे में इतना पढ़ना जरूरी था कि इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है नीड थ्योरी दी हुई है। इन्होंने क्या दी है, इन्होंने नीड थ्योरी दी है, आवश्यकताओं की सिद्धांत दिया है इन्होंने। और उनको कितनी जगह बांटा है, 5 जगह बांटा है उन्होंने, और कैसे बांटा है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम अपना क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि प्रबंध के जेड सिद्धांत का विकास किसने किया। तो ऑप्शन है आपके डगलस मैक मैकग्रेगर, या विलियम सी आउची, या चेस्टर ब्रांड, या रेंसिस लिकर्ट। देखिए, ये 3 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के। 3 प्रिंसिपल थे, एक तो था आपका एक्स, एक था आपका वाई, और एक था आपका जेड। ठीक है, एक्स वाई, एक्स क्या कहता है, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये कहते क्या है, ये क्या बताते हैं, तो ये थ्योरी क्या है। तो एक्स सिद्धांत कहता है कि जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, एक्स कहता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो आलसी होते हैं और डर से प्रेरित होते हैं। अगर मालिक उनको डरा धमका के रखेगा, उन्होंने ठंडा लेकर काम कराएगा, मतलब डांट के रखेगा, डर बना के रखेगा, अगर वो डांट के रखेगा, डर बना के रखेगा, तो डर बना के रखेगा, तो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये सोच थी। ठीक है, उसके बाद वाई प्रिंसिपल क्या कहता है, वाई थ्योरी कहती है आपकी कि पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एंजॉय द चैलेंज ऑफ द वर्क। कि वाई जो है, वाई प्रिंसिपल कहता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और अपने काम को एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये कहता है आपका वाई। और ये दोनों ही थ्योरी जो गिवन थी, ये दोनों ही जो थ्योरी, इनका टाइम था आपका, ये 1960 में दी गई थी, 1960 में दी गई थी। और ये दी थी आपके मैग डगलस मैग ग्रेगर ने, डगलस मैग ग्रेगर ने। ठीक है, मैग ग्रेगर ने। ठीक है, ये दी थी इसने। और जेड क्या कहता है, अब जेड की सुन लीजिए। देखिए, जेड कहता है कि जो कर्मचारी होते हैं, संगठन, कर्मचारी और संगठन, दो बातें हैं। तो ये कहता है कि जो आपके कर्मचारी होते हैं वो और संगठन, दोनों के बीच में मजबूत रिश्ता होना चाहिए, मजबूती से काम करना चाहिए। मतलब जो आपका संगठन होता है, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय के बारे में काफी कुछ सोचना चाहिए। अगर उनको आप छटनी कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उनके बारे में, उनकी परेशानी भी सुननी चाहिए। और मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय को मिलकर प्लानिंग करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए काम में, वो देता है जेड। तो जेड जो दिया गया था, ये 1980 में गिवन था, 1980 में दिया गया था। और ये दिया गया था विलियम जी आउची, विलियम जी आउची ने दिया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी सही होगा, विलियम जी आउची। तो आपको याद रखना है, आउची ने दिया है जेड थ्योरी, और डगलस ने एक्स और वाई दोनों थ्योरी दी है, इसने 1960 में और इसने 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निष्पादन के आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, निष्पादन की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी वाज प्रोपोगेंटेड बाय, किसके द्वारा दी गई। देखिए, ये जो थ्योरी होती थी, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, वो खुद ही, जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद ही प्रेरित होते हैं, अपने काम से प्रेरित होते हैं। और व्यक्तियों में उपलब्धि की प्रेरणा अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में उपलब्धि की प्रेरणा अधिक होती है, वे खुद ही अधिक काम करते हैं। ठीक है, वो खुद ही अच्छा काम करते हैं। और जिन्हों में कम होती है, उनको प्रेरित करना पड़ता है। मतलब दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय दो तरह के होते हैं। एक तो एम्प्लॉय होते हैं आपके ऐसे कि जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो प्रेरित होते हैं, वो काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, अधिक अच्छा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हमें प्रेरित करना पड़ता है, जिनको मोटिवेटेड करना पड़ता है। तो
जो कम मोटिवेटेड होते हैं उनको ज्यादा प्रेरित करने के लिए ज्यादा प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है, और ये थ्योरी जो दी गई थी ये मैकलीलैंड ने दी थी, मैकलीलैंड, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक अधिकारी के दो अधीनस्थ हैं तो संबंधित की कुल संख्या होगी। अरे, इफ आ सुपीरियर हैज टू सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर के नीचे टू सबऑर्डिनेट है, तो द टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन विल बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या क्या फाइंड करने के लिए कि संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए, हमें यहाँ पर देखना है कि जो संबंध होंगे, रिलेशन होंगी, जो संबंध होंगे वो कितने होंगे। तो संबंध की फॉर्मूला होता है एन, ब्रैकेट बिगिन, 2n अपॉन 2 और प्लस n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और देखिए आंसर क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर n क्या गिवन है, n गिवन है आपका 2, n क्या है 2, ये कहते हैं सबऑर्डिनेट, टू सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट को यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, और 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, फिर 2 अपॉन नीचे भी यहाँ 2 है, प्लस n कितना है 2 -1, सोल्व कर लेते, देखें इस 2 से तो ये 2 कट हो गया। ठीक है, और अंदर बाहर क्या है 2, अंदर क्या है आपका 2 प्लस 2 -1, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 4, 4 में से एक कम हुआ 3, तो बाहर क्या है 2, 2 में ये अंदर से 3 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब जो संबंध होंगे, कुल संबंध की संख्या जो होगी वो 6 होगी। आंसर क्या होगा सही, आंसर होगा आपका सी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको किसी सुपीरियर के नीचे सबऑर्डिनेट गिवन हो और आपसे पूछे कि बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गिवन मतलब दिया हुआ है आपकी बिक्री, सेल दी हुई है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 25% क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। स्टॉक, स्टॉक गति है आपकी 3 मंथ्स, स्टॉक वेलोसिटी, और स्टॉक, स्टॉक इज 2000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये जो था ये आपका ओपनिंग स्टॉक था। ये कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2000 रुपए ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। पूछा क्या है, अंतिम स्टॉक का स्टॉक 2000 से अधिक है, क्रय कितना होगा, परचेज क्या है, तो हमसे परचेज पूछा है। परचेज निकालने के लिए देखते हैं इसको। ऑप्शन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, स्टॉक वेलोसिटी भी गिवन है, स्टॉक स्टॉक गति भी गिवन है, और स्टॉक में दो स्टॉक में रिलेशन भी दिया हुआ है। क्या कहा है, कह रहा अंतिम स्टॉक दिया हुआ है लेकिन प्रारंभिक नहीं दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो वो कह रहा है कि वो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग वाले से 2000 रुपए ज्यादा है, और किराया पूछा है। तो ऐसी कंडीशन, देखिए मैंने आपसे बताया हुआ है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट वो यहाँ पर दिया हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट, और अगर इसका परसेंटेज हटाकर फ्रैक्शन में कहें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 25/100 ऑफ कॉस्ट, ये बन जाएगा ये। और अगर इसको डिवाइड कर दें 25 बन जा 25 और 100 बन जा 100, क्या अब भी नहीं दिख 100, 25 फोर जा 100, अब भी नहीं दिखाई दे रहा, एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहाँ 4, तो अब आपका ये आ चुका है 1/4 ऑन कॉस्ट। अब आप कहेंगे कॉस्ट यहाँ पर गिवन है नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉस्ट का 1/4 हो
तो नीचे एक ज्यादा कर देते हैं, ये 1/5 सेल का हो जाता है। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1/5 ऑफ सेल। अब ठीक है, 1/5 ऑन सेल। अब सेल आपको गिवन है 2 लाख रुपए, तो आप क्या कर देंगे, आप लिखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ 1/5 इंटू सेल। सेल कितनी है आपकी 2 लाख रुपए, तो यहाँ लिख देंगे आप 2 लाख। इस 5 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो 40,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप एक सामान्य सी बात है, मैं आपसे पूछता हूँ, कॉमन सेंस अपना यूज यूज कीजिए और मुझे बताइए आप कि देखिए जो माल आपने 2 लाख रुपए का बेचा, उस पे आपने 40,000 का प्रॉफिट लिया है, फालतू करके बेचा है, तो आपने का बना कितने में, आपके माल की जो कॉस्ट थी वो क्या थी कॉस्ट, तो वो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी आपकी 1,60,000। ये कॉस्ट क्या थी 1,60,000, तभी तो आपने 40,000 फालतू करके 2 लाख में बेच दिया। अब आपको यहाँ दूसरा स्टेप देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको औसत स्टॉक का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जो आपका स्टॉक की गति का, स्टॉक की वेलोसिटी जो होती है, तो इसका फॉर्मूला सुन लीजिए। स्टॉक स्टॉक वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है, स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला औसत स्टॉक, एवरेज एवरेज स्टॉक, औसत औसत स्टॉक। हिंदी में भी लिख लें, एवरेज स्टॉक को क्या बोलते हैं, औसत औसत अ, औसत स्टॉक। और नीचे इसमें डिवाइड करते हैं विक्रय की लागत, नीचे लिखते हैं कि कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है जिसको आप बेच रहे हैं, और इनटू करते हैं आप 12, इनटू करते हैं 12। अब स्टॉक ऑफ वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 3 गिवन है, तो आप 3 लिख दीजिए, बराबर एवरेज स्टॉक कितना है पता नहीं, एवरेज स्टॉक आपको पता नहीं, कौन कॉस्ट कितनी गिवन है, अभी तो हमने निकाली है, कॉस्ट कितनी है 1,60,000, तो कॉस्ट होगी 1,60,000 इंटू 12, एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखिए ये जो 12 है, ये 12 तो अपॉन में चला जाएगा 3 के, और 160,000 कहाँ चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई में। तो एवरेज स्टॉक जो होगा वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 1,60,000 और अपॉन नीचे आ जाएगा 12। आप 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4, और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो एवरेज स्टॉक जो है वो आ गया आपका 40,000। ठीक है, ये आ गया आपका 40,000। अब और देखते हैं इसको। अब अब आगे आगे अब आप देखिए, आपको पता है यहाँ पर आप फॉर्मूला तो तब लाएंगे जब आपके पास स्टॉक हो, तो आप लेट कर लेंगे। इसने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग से, तो आप कहेंगे लेट कर लेंगे, लेट ओपनिंग स्टॉक माना ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक जो गिवन है उसको गिवन नहीं, जो माना वो है एक्स। ठीक है, तो अंतिम वाला कितना होगा, देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इससे 2,000 ज्यादा है, तो वो हो जाएगा एक्स में प्लस कर देंगे 2,000, एक्स में प्लस कर देंगे 2,000। और अगर एवरेज स्टॉक की बात करें तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन कर देंगे 2। और क्वेश्चन में भी गिवन है एवरेज स्टॉक, कहाँ गिवन है, ये रहा 40,000, तो 40,000 को हम बराबर लिख देंगे, किसके बराबर कर देंगे, बराबर लिख देंगे x प्लस 2,000 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए इस 2 की तो हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई 80,000, और ये 2,000 उधर माइनस हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपकी 78,000, 78,000। अब ये 78,000 आपका x आ जाता है, तो ये क्या है x, x क्या था आपका, भाई ये तो x की वैल्यू आई ना, भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये जो था एवरेज, इसने कहा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या कहा, इसने क्लोजिंग स्टॉक कहा था कि ये 2,000 रुपए ज्यादा है देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से 2,000 रुपए
ज्यादा। तो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर क्या है, ये तो है आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ एक्स कितने आएंगे, पहले लिखेंगे ओपनिंग एक्स, और क्लोजिंग कितना लिखेंगे, क्लोज लिखेंगे एक्स प्लस 2000। तो एक्स एक्स कितने हो गए यहाँ पर, 2x हो गए, एक ओपनिंग हो गया और एक क्लोजिंग वाला हो गया। अब ऐड करेंगे तो अब ऐड क्या आएगा, अब होगा ये 2x प्लस 2000। तो इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 20,000, अच्छा 80,000, और दो कम हो गए तो 78,000, और ये 2 जो था ये वाला 2 ये आ जाएगा इसके अपॉन में 2। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो 39,000। तो 39,000 क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें 2,000 रुपए ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो ज्यादा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको, इधर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए जो ओपनिंग स्टॉक है आपका, ओपनिंग स्टॉक वो तो हो गया आपका 39,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 2,000 ज्यादा, 41,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 41,000। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है, फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अगर फॉर्मूला लगाते हैं, या हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो, अदरवाइज माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आप यही कीजिए, यहाँ पर इसको फिल करिए। देखिए सीओजीएस कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, कॉस्ट हमने यहाँ पर फाइंड की थी, शुरू में ही हमारी कॉस्ट आ गई थी। तो कॉस्ट कितनी आई थी, 1,60,000। कॉस्ट कितनी आई थी, ये रही यहाँ पर, कॉस्ट है आपकी 1,60,000। तो कॉस्ट को लिख देते हैं 1,60,000, 1,60,000 कॉस्ट लिख देते हैं, और बराबर, बराबर क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका, 39,000, 39,000, प्लस कर देते हैं इसमें आपका परचेज, परचेज दिया हुआ है नहीं, परचेज निकालना है, और इसमें प्लस कर देते हैं अब यहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 41,000। अब ये तो यहीं रह जाएगा। देखिए 39,000, ये 39,000 और ये 40,000 दोनों जुड़ गए, जुड़ेंगे या माइनस होंगे, ये माइनस होंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस होता है। तो जब 41 में से 39 कम होंगे तो ये कितने बचेंगे आपके, 2,000। तो ये 2,000 रुपए क्या होंगे दूसरी तरफ, 2,000 रुपए दूसरी तरफ जाकर ये उधर ऐड हो जाएंगे। तो कॉस्ट आपका पी कितना आ जाएगा, 1,60,000। यहाँ इनको सोल्व कीजिए और इन दोनों को सोल्व करके 1,60,000 में ऐड कर दीजिए 2,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा, वो आपका फाइनली आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है दोनों उधर जाकर ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1,62,000, 1,62,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप अपने हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए, सही ऑप्शन क्या। तो सही ऑप्शन यहाँ देखते हैं, आपका किराया पूछा था कितना है, 1,62,000 ये रहा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा याद रखना, आपको पहले जीपी निकालना है, जीपी निकालने के बाद, मैं इसको हाईलाइट करके समझाते हूँ, पहले आपको जीपी निकालना है, जीपी निकालने के बाद, जीपी आपको कॉस्ट का दिया हुआ था, आपने इसको सेल का बना लिया। कैसे बनाते हैं कि अगर यहाँ दिया हुआ है 1,4 तो नीचे एक ज्यादा कर दो 1,5, और अगर सेल का दिया हुआ है जीपी तो कॉस्ट का एक कम कर दीजिए। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट, और कॉस्ट आ गई 1,60। उसके बाद आपने स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से आपका निकल कर आया एवरेज स्टॉक। अब आपने ओपनिंग स्टॉक माना एक्स और क्लोजिंग स्टॉक माना 2,000 रुपए ज्यादा। अब आपका जो ये आपका ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक, आप एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे। तो एक्स को ऐड करोगे, एक्स प्लस 2,000 में ये कर लिया आपने ऐड, तो ऐड करके क्या आया आपका, ये आ गया। तो यहां से आपका निकल कर आया एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या था आपका ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक था 39,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 41,000। अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगा दिया, जो आप पहले से पढ़ के आए हैं, 11th क्लास में भी दिया होता है ये। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं दिए हुए, लेकिन जब है ही नहीं क्वेश्चन में, मैंने लिखा भी नहीं। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने पी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर सबकी वैल्यू फिल कर दीजिए और पी की वैल्यू निकाल लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूढ़िवादिता की अवधारणा किस बात को ध्यान में रखती है? ऑल प्रॉफिट की बात करती है, ओनली कैश प्रॉफिट की बात करती है, ओनली प्रॉफिट रियलाइज की बात करती है, प्रॉफिट रियलाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉस की बात करती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका डी। ये किसकी बात करती है? ये दोनों की बात करती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन होगा आपका सही। ये किसकी बात करता है? ये जो बात करता है यहाँ पर रूढ़िवादिता, ये करता है आपके पॉसिबल लॉसेस की। ये कहता है कि देखिए, ये कहता है एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब जितने भी फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, हानि हो सकती है, उन सब के लिए प्रोविजन कर लीजिए, उन सब के लिए प्रोविजन कर लीजिए। लेकिन जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसका प्रोविजन मत कीजिए। जब तक वो रियलाइज ना हो, उसको प्रॉफिट आप मत मानना। ठीक है, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा, मतलब कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको दिखाई ना दे, पहले आप इसका क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ऑप्शन इसके हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसके क्या देखते हैं हम देखेंगे पहले इसके यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके ऑप्शन देख लेंगे हमारे हिसाब से। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन एनी पार्टनर रिटायर, when any partner retire and remaining partners carry on the business with the firm property without any final statement settlements of accounts, outstanding partner is entitled। देखिए कह रहे हैं कोई इन्होंने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया है, और आपका जो एक अवकाश ग्रहण कर लेता है कोई साझेदार, और बाकी जो अन्य साझेदार हैं वो बिना किसी भुगतान किए हुए, उन्होंने भुगतान तो कुछ किया नहीं है, फर्म की संपत्ति से ऐसे ही व्यापार करते रहते हैं, ऐसी बिजनेस को चलाते रहते हैं। तो जो जाने वाला साझेदार है उसको क्या अधिकार होगा? तो उसको अधिकार क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं इंटरेस्ट ले सकता है वो 6% पर एनम ऑफ द अमाउंट ड्यू हिम। जितना भी उसका पैसा था, जितना भी उसको पैसा देना था जाने वाले को, रिटायरमेंट को, तो वो उस पैसे पर 6% इंटरेस्ट ले सकता है। पहली बात तो ये है, 6% इंटरेस्ट ले सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन तो आपने देख लिए। तो कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि जो जाने वाला पार्टनर है, जब उसको पैसा नहीं मिला, तो सच शेयर प्रॉफिट एज मैनी प्रॉपर्टी टू हिज शेयर इन द फर्म प्रॉपर्टी। तो कह रहा है कि फर्म के लाभ में अंश पाने का जो फर्म की संपत्ति में उसके अंश के अनुपातिक होगा। कह रहे कि जितने भी शेयर होगा प्रॉफिट में, मे बी प्रोपोर्चुनेट हिज शेयर, तो उसके शेयर में बटेगा। जो भी प्रॉफिट वो कमाएंगे, वो उसके किस में बटेगा? उसके भी हिस्से में वो भी बटने वाला है। ठीक है, फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट एट म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि जैसा भी उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, जो भी उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से वो क्या कर लेंगे? उसको इंटरेस्ट देंगे। और कह रहे हैं इंटरेस्ट एट द रेट चार्ज बाय बैंक ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो जो बैंक रेट है उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा नहीं। देखिए जो भी उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने कहा होगा भाई मान लेते हैं ए बी सी तीन पार्टनर है, सी जा रहा है और सी का जो भी पैसा निकला उसको नहीं दे रहे, तो इन्होंने ये पहले एग्रीमेंट किया होगा, इन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया होगा कि अगर कोई पार्टनर जाएगा और उसको हम पैसा नहीं देंगे, रिटायर होगा, तो उसके पैसे पर हम क्या करेंगे भाई? इस रेट से इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कोई एग्रीमेंट तो किया होगा, कुछ तो ब्याज जो आपस में सहमत दर थी ब्याज पाने की, कुछ तो लिखी होगी, तो उसी के हिसाब से वो उसको इंटरेस्ट दे देंगे। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। क्वेश्चन क्लियर है? जब कोई साझेदार पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है और उसको कुछ नहीं दिया गया, पैसा उसका नहीं दिया गया, उसके पैसे से और व्यापार किया जा रहा है,
तो फिर क्या होगा भाई, जो भी एग्रीमेंट कर रखा होगा उसी हिसाब से उसको वो इंटरेस्ट पाएगा अपने पैसे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी कंडीशन का है, इसका भी ऑप्शन शायद आपको ना दिखाई दे, कोई नहीं, पहले आप इसका आंसर समझिए। ठीक है, पहले आप इसको समझिए ये क्वेश्चन में क्या बताता है। ठीक है, फिर देखिए। देखो ये दिखाई भी अब सही दे रहा होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए आप। कह रहे जब एक साल पूरी, एक साल की बात करें, किसी वर्ष की बात करें, कह रहे साल के शुरू में, वर्ष के आरंभ में एक फर्म का जो पूंजी खाता था वो दिखा रहा है 1 लाख। 1 लाख पूंजी खाता, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस में शुरू में ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं कि जब साल पूरी हो जाती है तो जो कुल संपत्ति थी, एसेट थी, टोटल एसेट जो थी वो थी 1.5 लाख रुपए की। टोटल एसेट कितने की थी, 1.5 लाख की। तो ये क्या है, 1 लाख ओपनिंग कैपिटल, 1.5 लाख क्या है आपकी एसेट। लेकिन ये कब है, लास्ट में, ये तो है ओपनिंग में, ये है लास्ट में जब साल पूरी हो जाती है। और फिर कह रहे हैं तथा कुल दायित्व 70,000 के थे। ये भी वर्ष के लास्ट में दिए हुए हैं, साल के लास्ट में क्या दिए हुए हैं, लाइबिलिटी दी हुई है आपको। टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 70,000 की। कह रहे हैं रुपए के थे, यदि उस अवधि में मतलब पूरी साल में कुल आहरण की राशि, आहरण मतलब जो ड्राइंग किया है, जो ड्राइंग किया है वो ड्राइंग कितना था आपका 30,000, ये विड्रॉल किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कुल एसेट गिवन है लास्ट वाली, और आपका कुल दायित्व लास्ट में, और ड्राइंग। और आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं शुद्ध लाभ कितना था, शुद्ध लाभ कितना था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये आपका हो रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम से। तो उसमें आप जब प्रॉफिट देखते हैं तो आप प्रॉफिट कैसे देखते हैं, आप प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें फॉर्मूला लगाते हैं कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है, आप लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो भी साल के लास्ट में कैपिटल है, उसमें से आप क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं आप अपने ड्राइंग को, जितना भी ड्राइंग किया हुआ है, ड्राइंग को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और माइनस कर देते हैं आप ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल को। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पर कैपिटल। अब यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट तो पूछा है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग आपको दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए अगर एक हम छोटी सी बैलेंस शीट बनाकर देखें तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से होती है, और ये बना रहे हैं साल के लास्ट की बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ होती है आपकी लाइबिलिटी, एक तरफ होती है आपकी एसेट। और यहाँ पर जब लास्ट में दोनों का टोटल आता है तो वो दोनों का इक्वल आता है। अगर यहाँ पर ये एसेट कह रहा है कि एसेट आपकी 1.5 लाख की है, ठीक है, तो लाइबिलिटी का भी टोटल 1.5 लाख ही होगा, ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना आपको, इतनी बात तो कॉमन सेंस की बात है, ये पता होगी कि दोनों साइड इक्वल होती है बैलेंस शीट की। अब यहाँ पर जब लाइबिलिटी साइड देखते हैं तो इसमें दो नाम आते हैं, एक होता है आपका कैपिटल, एक होता है कैपिटल, और एक होता है आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। अब आप ये देखिए, आउटसाइड लाइबिलिटी आपको दी हुई है 70,000, कितनी दी हुई है, 70,000 की दी हुई है। तो आपकी कैपिटल कितनी है साल के लास्ट में, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, भाई दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का, इन दोनों का टोटल जो वो है 1.5 लाख। 1.5 लाख में से आप कम कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटी, तो बचेगा क्या आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो कितना बचेगा, 1.5 लाख में 70 कम होंगे 80, 80,000 क्या आ गया आपका, 80,000 आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब आप लिखिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी, 80,000 कहाँ से आई, अभी हमने बैलेंस शीट में देखा है, प्लस आपने ड्राइंग कितना किया है, घर पर कितना पैसे लेके गया वो अपने पर्सनल यूज के लिए, 30,000 उसने ड्राइंग किया है मालिक ने, माइनस ओपनिंग कैपिटल शुरू में ही दे दी थी आपको क्वेश्चन में, वो दी कितनी नहीं हुई है, 1 लाख रुपए की, इसको लिख देते हैं 1 लाख रुपए। अब आप देखिए ये कितना होकर आ जाएगा, ऐड होकर ये आ जाएगा आपका 1 लाख और 30, 1,10,000। अगर इस 1,10,000 में से आप माइनस करेंगे 1 लाख को तो कितना प्रॉफिट बचेगा आपका, तो प्रॉफिट बचेगा आपका 10,000। तो नेट प्रॉफिट कितना है आपका, रुपए 10,000। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, नहीं डी तो है हानि, डी नहीं,
ये क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑप्शन ए प्रॉफिट, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें, इसके जैसे और भी क्वेश्चन करें और इसको भी करके देखें। आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, हाँ आपका, और आप वहां से इन क्वेश्चन को भी खुद भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट दिखाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी। चलो मैं आपको बैलेंस शीट दोबारा यहाँ बना के दिखा देता हूँ। देखिए बैलेंस शीट कुछ इस तरह की होती है और इसमें एक तरफ होती है लायबिलिटी, एक तरफ होती है एसेट, और दोनों का टोटल हमेशा लास्ट में इक्वल आता है। और यहाँ टोटल दिया हुआ है 1.5 लाख का। टोटल कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख का दिया हुआ है दोनों साइड का। और क्वेश्चन में यहाँ जो लायबिलिटी साइड होती है, इसमें एक तो होती है कैपिटल और दूसरी होती है आउटसाइड लायबिलिटी। अब यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी जो गिवन है कुल दायित्व वो है 70,000 के। ठीक है, 70,000। तो आपकी कैपिटल कितनी होगी, अब ये 1.5 लाख में से आप इसको कम कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, 80,000। तो 80,000 क्या है आपकी, 80,000 आ गई आपकी, ये 80,000 आपकी आ गई है क्लोजिंग कैपिटल। और आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन था, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। अब बाकी क्वेश्चन ये रहा, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ रख दो, ड्रॉइंग को ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल लेस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब आई होप आपको अच्छे से भी दिख, ठीक है। तो ये 80,000, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या आ गया, 80,000 आ गया। ठीक है, ये थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, जरा हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं। यस, सो पहले जब विद्यमान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों को, जो उसके पास अंशधारी है, शेयर होल्डर्स हैं, में अंशों का विक्रय करने का प्रस्ताव प्रस्ताव करती है, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि मैं एग्जैक्टिंग जो मेरे शेयर होल्डर है, जो मेरे एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर है, कर्मचारी नहीं, जो शेयर होल्डर एग्जैक्टिंग है, उन्हीं को बुलाना है और उनको कहना है कि भाई आप शेयर हमारी कंपनी के आप खरीद सकते हैं क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे शेयर होल्डर हैं। तो इस राइट को, कि उन्हीं को राइट मिला हुआ है कि वो शेयर खरीद सकते हैं, उनको कंपनी ऑफर करी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट इशू, अधिकार निर्गमन। किसको, जब कंपनी अपने शेयर किसको दे रही है, जिसने पहले ले रखे हैं कंपनी के शेयर। लेकिन अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर। तो कंफ्यूज मत होना, बोनस शेयर, स्वीट शेयर। अगर कंपनी के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं शेयर डिस्काउंट पर या फ्री में, तो वो तो होते हैं आपके बोनस शेयर। और जो एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं वो राइट, वो होता है आपका राइट इशू। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में, साझेदारी समझौता मतलब, साझेदारी समझौता क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, और वो क्या है, एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द अलोवेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। साझेदारी के समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृति की जा सकने वाली ब्याज की दर क्या होती है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर इसके बारे में एक बात और करेंगे, तब इसका आंसर देते हैं। देखिए अगर ये दो कंडीशन हो सकती हैं, दो कंडीशन क्या होंगी, दोनों कंडीशन की बात करते हैं। देखिए ए और बी, ये दो कौन है, ये पार्टनर है, और यहाँ पर क्या है हमारी, ये है फर्म। ठीक है, ये क्या है, फर्म। ए ने फर्म को लोन दिया, ए ने क्या दिया है, लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन दिया है किसने, ए ने, फर्म। और यहाँ पर फर्म ने बी को भी लोन दिया है, यहाँ फर्म ने पार्टनर बी को लोन दे रखा है, ये दोनों ही पार्टनर है। और कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। ठीक है, 2 लाख इसको लोन दिया हुआ है। तो इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि इन लोन पर इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना, और लेना है तो कितना परसेंट, और नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। ठीक है, ये इन्होंने कुछ एग्रीमेंट नहीं किया। और एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, लेकिन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड नहीं कहते, ओरल एग्रीमेंट को नहीं कहते। तो जब पार्टनर्स फर्म को लोन देता है और इस पर कोई रेट
कंफर्म या सेटल नहीं होती कि किस रेट से ब्याज मिलेगा, तो फर्म क्या करती है, इस लोन पर पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात इधर देखते हैं, अगर फर्म ने ही पार्टनर को लोन दे दिया, ठीक है, तो फर्म और कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि कितना इंटरेस्ट लेना है, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। ये आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें ये वाली कंडीशन पूछी थी और जो कैंडिडेट थे वो आंसर दे रहे थे ये वाला। तो आपको याद रखना है, ये होता है लोन टू पार्टनर, ये होता है लोन बाय पार्टनर, ये होता है लोन बाय पार्टनर, ये होता है लोन टू पार्टनर, ये होता है पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया फर्म को, और ये होता है पार्टनर को लोन दिया है फर्म ने। तो सही आंसर क्या होगा, 6% पर एनम। मतलब जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और कोई उस पर सेटलमेंट नहीं किया कि इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, तो इंटरेस्ट उस पर 6% पार्टनरशिप देगी लो आप पार्टनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको सही दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है, ठीक है, उसको a partner is guilty of the fraud and negligence within scope of his authority। तो इस कंडीशन में लापरवाही के लिए, लापरवाही किसने करी है, एक साझेदार ने कुछ कपट की है या लापरवाही की है, ठीक है, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पूरी फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। अगर कोई वो कपट या लापरवाही करता है, पूरी फर्म पर इफेक्ट पड़ेगा, और इन्होंने इसके बारे में कोई भी समझौता नहीं किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, कह रहे हैं ओनली ही विल बी लाइबल फॉर हिज एक्ट, इस काम के लिए केवल वो ही जिम्मेदार होगा, या ही कैन बी, वह उसको पार्टनरशिप से निकाल देंगे, या ही कैन बी एक्सप्लिक्ड, उसको पार्टनरशिप से निकाल देंगे, या ऑल पार्टनर आर लाइबल फॉर देयर इज एन एग्रीमेंट टू इफेक्ट, सभी साझेदार उत्तरदायी माने जाते हैं यदि इस संबंध में कोई करार नहीं है। अगर उन्होंने इसके बारे में कोई करार नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो सभी साझेदार क्या माने जाएंगे, जिम्मेदार माने जाएंगे उसके गलत काम के लिए। यह सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे चाहे ऐसा करार हो या न हो। नहीं, ऐसा नहीं, क्या कह रहे हैं, करार हो या ना हो। तो देखिए इस कंडीशन में कोई भी उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा हो या ना कर रखा हो, अगर कोई भी एक साझेदार कुछ गड़बड़ करता है, कुछ कपट करता है, तो पूरी फर्म पर असर पड़ता है और सभी साझेदार इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म रिस्क कैपिटल डिनोट्स, जोखिम कैपिटल का अर्थ होता है, जोखिम कैपिटल का अर्थ होता है, क्या होता है जोखिम कैपिटल का, इक्विटी शेयर, डेबिट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो वो है जो भी आपने लोन वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, फर्म ने लोन लिया हुआ है, फर्म उसको वापस करेगी, तो लोन देने वालों को कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क नहीं होता, पैसा वापस मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर को भी कोई नहीं होता, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर फर्म को लॉस होता है तो हमें तो पहले ही बता देते हैं कि इतने परसेंट 10% प्रेफरेंस शेयर है, तो 10% हमें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। और डेब्ट कैपिटल होती है उधार लेकर लगाया हुआ, ये भी वही होगा, लोन की तरह से हो गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, ये मालिक कहलाए जाते हैं, रियल ओनर ऑफ द फर्म, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब अगर लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि इनको डिविडेंड ना दिया जाए, तो इनकी तरफ से इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ये अपने आप को ज्यादा रिस्की समझते हैं, इनके लिए ज्यादा रिस्क होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जो मिनिमम नंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो कितने होते हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बनाई जानी है तो उसके मिनिमम नंबर कितने होंगे, देखिए मिनिमम नंबर होते हैं इसके 10, मिनिमम कितने होते हैं मेंबर इसमें, 10 होते हैं, और मैक्सिमम होते हैं इसके नो लिमिट, कितने भी इसमें
हो सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप की ये तो होगी क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, और एक होता है आपका, क्या होता है एक आपका, एक होती है आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और अधिक से अधिक कितने होते हैं, 50 होते हैं, लेकिन 100 तक किए जा सकते हैं। ये भी रूल 10 आया था 2014 में। वैसे 50 होते हैं। और अगर बात करें यहाँ सोल प्रोप्रिएटरशिप की, तो उसमें तो 1 होता है, एक मिनिमम भी हो, मैक्सिमम भी एक होता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, 2 तो होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और 3 होते हैं अ, और जो आपके 7 होते हैं आपके कौन सी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। यहाँ पर कोई पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेड नहीं होती, कितने भी इसमें शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट होती है, इसमें ज्यादा 200 हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, आंसर सी, ऑप्शन सी। सहकारी समिति में अगर उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है सहकारी समिति का, तो उसमें कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। और इनका स्लोगन होता है कि एक सभी के लिए, और सभी एक के लिए। मतलब ये जो प्रॉफिट, ये जो शुरू होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, इसका प्रॉफिट मेंबर में बढ़ता नहीं है। और यहाँ पर चलो बस इसके बारे में और डिटेल जब पढ़ाएंगे, जब हम चलेंगे इसके कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाएंगे इसके। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टनर अंडर द इम्प्लीड ऑथोरिटी कैन, अपने निहित अधिकार के अंतर्गत एक साझेदार फर्म की ओर से दूसरे के साथ भागीदारी में प्रवेश कर सकता है। एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर ऑफ बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म की तरफ से किसी दूसरे के साथ, दूसरे बिजनेस के साथ काम कर सकता है, या फर्म के व्यवसाय से संबंधित किसी भी विवाद को पंच निर्णय के सुपुर्द कर सकता है। पंच निर्णय मतलब जो डिस्प्यूट होगा कुछ भी, तो उसको सबमिट कर सकता है एट्रीब्यूशन के लिए, एब्रिट्रेशन के लिए कर सकता है, निर्णय के लिए उसको पंच निर्णय के लिए दे सकता है किसी को भी, कि भाई ये डिस्प्यूट हो गया है, ये झगड़ा हो गया है, तो इसके बारे में हमारी सुनवाई कीजिए, और जो सही निर्णय है वो आप लीजिए। या फर्म के विरुद्ध दायर किसी भी वाद का प्रतिवाद कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, सूट फाइल अगेंस्ट द फर्म, या विड्रॉल कर सकता है एनी प्रोसीजर फिल्ड बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म की ओर से दायर किसी भी वाद या कार्रवाई को वापस ले सकता है। किसमें ये दिया हुआ है, ये बात करें निहित अधिकार, इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग। तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है वो कर सकता है आपका आ, अपना जो होता फर्म के विरुद्ध दायर किसी भी वाद या प्रतिवाद कर सकता है, या तो फर्म के प्रति क्या कर सकता है, केस कर सकता है फर्म के प्रति भी, उसको ये अधिकार मिला हुआ है। अगर उसका कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो फर्म के खिलाफ भी क्या कर सकता है, आ, वाद दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। जब एडमिशन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज टू मेड फॉर। तो जो एसेट रीअसेटमेंट होता है लायबिलिटी का और एसेट का, तो उसको कह रहे हैं पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदार के हित के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि बेनिफिट हो जाए पुराने पार्टनर का, या बेनिफिट हो जाए नए पार्टनर का, या म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर, या नए और पुराने साझेदारों को पारस्परिक लाभ के लिए, या उन पुराने साझेदारों के हित के लिए जो त्याग कर रहे हैं। तो किसके लिए किया जाता है, देखिए इसका जो होगा नए व पुराने साझेदार के पारस्परिक लाभ के लिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। ठीक है, जब नया पार्टनर आएगा तो एसेट एसेट और लायबिलिटी इनका पुनः मूल्यांकन कर लिया जाता है कि इनको कितना, जो क्या प्रॉफिट हो रहा है, एसेट बढ़ी तो प्रॉफिट, एसेट कम हुई तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस, और लायबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट। और जितना भी होता है इनमें प्रॉफिट लॉस, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले आते हैं, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाकर ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है, ओल्ड इनके त्याग अनुपात में, सैक्रिफाई पार्टनर में बढ़ जाता है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टनर्स के आने पर, किसी पार्टनर्स को एडमिशन दे रहे न्यू पार्टनर को,
और एसेट का जो लाभ या हानि होती है एसेट से, पुनः मूल्यांकन से, वो त्याग अनुपात में किसमें बढ़ जाती है? पुराने पार्टनर्स में ही बढ़ जाती है। ये याद रखना है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट होता है उनका ओल्ड और न्यू पार्टनर्स का, कोई झगड़ा ना हो, ठीक है, और उनको उनका हिस्सा मिल जाए। तो यहाँ वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।